11 बजे की 11 खबरों का आगाज वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से, जहां पर 12 आईएएस अफसरों के तबादले की जानकारी आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि यूपी में 12 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। आशुतोष निरंजन विशेष सचिव नियोजन, अमृत त्रिपाठी विशेष सचिव नियोजन, वैभव श्रीवास्तव विशेष सचिव गृह, राकेश कुमार मिश्रा विशेष सचिव आवास, विवेक कुमार विशेष सचिव गृह। तो ये बदलाव हम आपको बता रहे हैं और बाकायदा हम आपको 12 उन अधिकारियों के नाम बता रहे हैं, उन आईएएस अफसरों के नाम बता रहे हैं जिनके तबादले किए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक और बड़ा फेरबदल, बड़ा तबादला आप कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों के तबादले। तो आज इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आखिरकार अगला उपराष्ट्रपति देश का कौन होता है, क्योंकि आज वोट डाले जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो रखी है। शाम के 5 बजे तक ये वोटिंग चलनी है। शाम तक ये साफ हो जाएगा कि कौन होता है देश का अगला उपराष्ट्रपति। वोटिंग शुरू होते ही सबसे पहले पीएम मोदी ने वोट डाला। संसद परिसर पहुंचकर उन्होंने वोट दिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे वोट डालने के लिए। अर्जुन मेघवाल भी कैमरे में कैद हुए हैं। तमाम मंत्री सांसद जो इस समय मौजूद हैं वोट दे चुके हैं, उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव आज किए जा रहे हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया गया है। आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो जगदीश धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन दिलचस्प होगा कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग होती है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो आपने देखा राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हुआ, क्या ऐसा ही उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी देखने को मिलता है? ये एक बड़ा सवाल बन गया है। शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन होगा दोनों में से देश का अगला उपराष्ट्रपति। हालांकि दावेदारी और जीत तय मानी जा रही है जगदीप धनखड़ की। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल, जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं। आपके सामने तस्वीरें एक एक करके उन तमाम सांसद मंत्रियों की जो मतदान कर चुके हैं और जो कतारों में लगे हैं। और आइए सीधे रुख करते हैं शंकर आनंद की तरफ, जो कि दिल्ली से हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है। शंकर आनंद, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है मतदान की और सबसे पहला जो वोट पड़ा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पड़ा। हम देख रहे हैं बहुत सिस्टम से और बहुत ही डिसिप्लिन से यहाँ पर तमाम सांसद मंत्री जो है वो लाइनों में भी लगे हुए हैं। इस समय आपसे अपडेट लेना चाहेंगे कौन कौन मतदान कर चुका है। देखिए, बीजेपी के हैं या एनडीए के हैं, कि एनडीए के कई बड़े नेता जो हैं इस वक्त में मतदान कर चुके हैं। आज 10 बजे जब मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मतदान किया। उसके बाद एक लाइन में सारे तमाम जो एनडीए के जो वरिष्ठ नेता हैं वो मतदान कर रहे हैं। और इस वक्त में मैं आपको एक और दृश्य दिखाना चाहूँगा कि ठीक पीछे ये पश्चिम बंगाल गेस्ट हाउस है और इसी गेस्ट हाउस में जगदीप धनखड़ हैं और इस वक्त में अपने आवास में अभी फिलहाल यहीं पे बैठे हुए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट की जो प्रक्रिया है, जो और कुछ मिलना मिलाने की जो प्रक्रिया है, बाकायदा वो अपने परिचित और जानकार से बाकायदा मिलना मिलाना कर रहे थे। लेकिन अभी इस वक्त में जगदीप धनखड़ अपने इसी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। और अगर पूरे इस मतदान प्रक्रिया की बात तो आज मतदान भी है, मतगणना भी है और देश के अगले उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट के नाम की घोषणा भी होनी है। 5 बजे तक मतदान होगी। उसके बाद मतगणना की जो प्रोसेस है, तकरीबन 1-2 घंटे के अंदर मतगणना का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देश के अगले उपराष्ट्रपति का नाम का ऐलान बिल्कुल 5 बजे के बाद तो ये तस्वीर शंकर आनंद साफ हो जाएगी कि देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होते हैं। लेकिन यहाँ पर जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है और अगर क्रॉस वोटिंग भी हो जाती है तो कोई बहुत बड़ा नुकसान उनको नहीं होगा। जीत तो उनकी निश्चित है ही, बस हाँ जो जीत का मार्जिन है शायद वो क्रॉस वोटिंग से कम हो जाए। देखिए, जगदीप धनखड़ की अगर बात करें तो जिस तरह से एनडीए के समर्थन में पूरा मतदान होने का एक संभावना जताई जा रही है, तो तकरीबन 515 मत उनको मिलने की संभावना जताई जा रही है। जबकि उनके ठीक विपक्ष में जो मार्गरेट अल्वा हैं उनको
तकरीबन 200 मत मिलने की संभावना है। हालांकि देखिए जो भी कैंडिडेट 390 का आंकड़ा क्रॉस करेगा वो इस चुनाव में, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें विजयी होंगे। तो तकरीबन 550 तो अभी संभावना जताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के अंदर में भी एक हलचल सी मची है, तो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग अगर होता है तो वो आंकड़ा जो 515 का जो एक आंकड़ा मैं बता रहा हूं, इस आंकड़े को भी क्रॉस किया जा सकता है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि पूर्ण समर्थन, पूर्ण बहुमत में जगदीप धनखड़ जो है एक शानदार तरीके से आज वो विजय होंगे। लेकिन एक ऐलान मात्र की जो एक औपचारिकता है, तो आज वोटिंग होने के साथ साथ शंकर आनंद, हमें लगता है कि शाम के जश्न की भी तैयारियां कर ली गई होंगी, क्योंकि जगदीप धनखड़ की जीत तय है। शुक्रिया आपका शंकर आनंद जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है जहां पर घायल युवक की परिवहन मंत्री ने की मदद। दयाशंकर सिंह ने युवक को भिजवाया है अस्पताल। एस्कॉर्ट की गाड़ी से युवक को अस्पताल भेजा गया है। तो एक सड़क पर पड़ा था ये घायल युवक, देखिए, जिसकी बड़ी मदद की गई है। घायल युवक की परिवहन मंत्री ने मदद की है, अपनी गाड़ी से, एस्कॉर्ट की गाड़ी से अस्पताल तक उसको पहुंचाया गया। दयाशंकर सिंह की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस युवक को अस्पताल तक पहुंचाया गाड़ी से। तस्वीरें आपके सामने हैं। अमूमन लोग गलत छवि रखते हैं जनप्रतिनिधियों के प्रति, लेकिन आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर राह चलते कोई भी शख्स मदद मांगता है तो ऐसे में देश के ये नेता मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। और ऐसी ही वानगी अब नजर आएगी आपको इस खबर से, दयाशंकर की इस मदद के द्वारा, जिन्होंने एक युवक को जो घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ा हुआ था अपनी गाड़ी से अस्पताल तक पहुंचवाया। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि शिवपाल यादव इटावा के एसएसपी जयप्रकाश सिंह के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं। तस्वीरें मुलाकात के बाद की आपके सामने हैं और इस दौरान शिवपाल यादव ने एसएसपी से नाराजगी जताई कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में पुलिस बेवजह लोगों को परेशान कर रही है। शिवपाल सिंह यादव ने स्थानीय पुलिस पर उत्पीड़न के आरोप लगाकर एसएसपी से कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान एसपी और गठबंधन में चल रहे विवाद को लेकर पूछे गए सवाल को शिवपाल यादव टालते हुए दिखाई दिए। अगर सही से सुनवाई हो जाए तो इतनी समस्याएं क्यों हैं? अब जो हमारे यहाँ जो भीड़ लगी है, अगर सही सुनवाई हो जाए, और हमारा तो प्रयास है कि सुनवाई हो, हमारा यही प्रयास है अधिकारियों से कि सुनवाई हो तो जनता को परेशानी न हो। पिछले 4 दिनों से इनकम टैक्स विभाग की टीम एक्शन मोड में है। कानपुर में आईटी की टीम जांच में जुटी है। बिल्डर राकेश यादव के घर पर आयकर की टीम 4 दिनों से पड़ताल कर रही है। सोर्सेज की माने तो टीम को अब तक अहम दस्तावेज और बैंक लॉकर्स मिले हैं। रियल एस्टेट कारोबारी है राकेश यादव और उनके परिजन, जिनसे लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पूछताछ कर रही है। तो ये चौथा दिन आप कह सकते हैं, और ये आप मान सकते हैं कि लंबे समय से जो इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, कुछ बहुत बड़ा ही इनकम टैक्स के हाथ लगाए और शायद गलती से कुछ छूट ना जाए, इसके लिए चौथे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से कई अहम दस्तावेज मिल चुके हैं, कई बैंक लॉकर्स के बारे में पता लगा है। तो सीधे तौर पर आप मानिए कि यहाँ पर इनकम टैक्स जो रेड डालने के लिए पहुंची, रेड डालते डालते आज चौथा दिन है छापेमारी का, और आज चौथे दिन भी छापेमारी जारी रहने वाली है। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे, लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं आवाज की तस्वीरें। ये है कानपुर से तस्वीरें आती हुई, जहां पर हम बात कर रहे हैं बिल्डर राकेश यादव की। तो बिल्डर राकेश यादव का घर आपके सामने, जहां चौथा दिन है, जहां पर आयकर विभाग की जो टीम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है, इस समय भी मौजूद है और आज भी जारी रहने वाली है रेड। इस पर जानकारी लेते हैं अमित गंजू से, हमारे साथ कानपुर से मौजूद हैं। अमित गंजू, ये माना जाना चाहिए, ये माना जाएगा कि यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में कुछ बहुत बड़ा लग चुका है, क्योंकि आज चौथा दिन है छापेमारी का और आज भी ये छापेमारी जारी रहने वाली है। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इंडिविजुअल अगर राकेश यादव की बात होती तो शायद इनकम टैक्स के अधिकारी कुछ इसको डिस्क्लोज भी करते या उनके सोर्सेस कुछ बताते, क्योंकि ये लगातार 4 दिन से छापेमारी चल रही है। झांसी, लखनऊ, कानपुर और दिल्ली,
जो ये नेटवर्क है जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी के भाई की जो साझेदारी की बात सामने है, एक एक करके चीजें प्रकाश में आई हैं। 10 ऐसी संपत्तियों के कागज इनकम टैक्स के हाथ लगे हैं, 4 लॉकर्स का जिक्र आया है, लगभग इस प्रॉपर्टी की बात की जाए तो 40 करोड़ की एक प्रॉपर्टी का भी जिक्र आ रहा है जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जिसको लेकर अधिकारियों के खुद होश उड़े हैं। सिर्फ इनकम टैक्स नहीं, बेनामी संपत्ति भी इसमें अब जुड़ गई है। जो विंग है वो भी इसमें जांच करी, जिसके कारण से एक एक करके समय बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, तो बेनामी संपत्ति कई अहम दस्तावेज और बैंक लॉकर्स के बारे में अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में बहुत कुछ लग चुका है और इसीलिए आज चौथे दिन भी छापेमारी जारी है। अमित गंजू, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो उधर उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। डंपर वाले ने अचानक से ब्रेक लगा दिया और डंपर में कार पीछे से जो आ रही थी वो जा घुसी। एक शख्स की मौत हो गई है, एक आदमी घायल हो गया है। बेटा मुजावर थाने के टिक्कन खेड़ा गांव के पास ये हादसा हुआ। तो ये बेहद दुखद खबर आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि डंपर ने अचानक से ब्रेक लगाई और पीछे से रफ्तार में गाड़ी आ रही थी, वो ब्रेक नहीं लगा पाई और वो गाड़ी जा घुसी इस डंपर के अंदर, जिसमें 2 लोग सवार थे, एक की जान जा चुकी है। खबर भदोही जिले से, जहां पर नेशनल हाईवे 19 पर 3 वाहनों में टक्कर हो गई। दरअसल एक कंटेनर का पहिया पंचर हो गया था, इसकी वजह से कंटेनर हाईवे पर खड़ा हुआ था और इस दौरान प्रयागराज की तरफ जा रहे एक ट्रेलर ने खड़े कंटेनर में टक्कर मार दी, जिसके बाद पीछे से एक ट्रेन भी इन वाहनों से भिड़ गई। तो आप देखिए कितना भयानक ये हादसा, और इस हादसे में खड़े कंटेनर के चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को कब्जे पर ले लिया है और हाईवे के किनारे खड़ा कर दिया है। यातायात फिलहाल चालू करवाया गया है। मृतक कंटेनर चालक की शिनाख्त कर ली गई है और ये मामला तस्वीरों में आप देखिए भदोही का है। पीछे से एक ट्रक ने वाहन को जोरदार टक्कर मारी और बनारस की ओर जा रहे थे। एक कंटेनर यहाँ उसका बता रहे गांव वाले कि उसका टायर और पंचर था और वो अपना टायर और लगता है बांध रहा था। हम लोग उधर से आ रहे थे, देखे तो सामने से टेलर आया और उसमें लड़ा दिया, मतलब उसमें सामने से मार दिया और वो टेलर कम से कम 100-200 मीटर तक बाइक आया लड़े पर, और टेलर और कंटेनर दोनों, और हम लोग को गाड़ी आके खड़ी हो गई। जब हमारे सामने आए तो हमारी गाड़ी दाहिने मार दी। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर यमुना अथॉरिटी की कार्रवाई देखी गई है। एसडीएस बिल्डर का अलॉटमेंट निरस्त कर दिया गया है। तो एसडीएस बिल्डर का अलॉटमेंट रद्द किया गया, निरस्त किया गया। ग्रुप हाउसिंग का भूखंड आवंटन किया निरस्त। बिल्डर पर यमुना अथॉरिटी का कुल मिलाकर 223 करोड़ 22 लाख रुपए बकाया। अब इसी को लेकर एक्शन लिया गया। बिल्डर को साल 2011 में 30 एकड़ का भूखंड आवंटित हुआ था। 11 साल के बाद भी बिल्डर ने परियोजना लॉन्च नहीं की। ऐसे में अथॉरिटी ने बिल्डर के 18 करोड़ 62 लाख जब्त कर लिए हैं। तो ग्रुप हाउसिंग का भूखंड आवंटन जो है वो निरस्त कर दिया गया है। बड़ा एक्शन लिया गया अथॉरिटी की तरफ से, क्योंकि कई करोड़ों का बकाया जो चुकाया नहीं गया, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। अगर हम बकाये की बात करें तो कुल 223 करोड़ रुपए का बकाया है जो चुकाया जाना है और इसीलिए कार्रवाई की गई है। हिमांशु और जानकारी के साथ मौजूद है। हिमांशु, क्या कार्रवाई की गई है? एसडीएस बिल्डर का अलॉटमेंट निरस्त करने की जानकारी आ रही है फिलहाल। 30 एकड़ भूखंड आवंटित किया था और 11 साल थे, लेकिन परियोजना लॉन्च नहीं की गई थी। ऐसे में एसडीएस बिल्डर पर जो अलॉट उसको कैंसिल कर दिया गया। आपको बता दें 223 करोड़ 22 लाख रुपया बकाया था। लंबे वक्त से नोटिस भेजे जा रहे थे। फिलहाल जब उसको परियोजना को लॉन्च नहीं किया गया और जो बकाया धनराशि उसको भी जमा नहीं किया जा रहा था, ऐसे में यमुना अथॉरिटी के जो सीओ हैं उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसका आवंटन भी निरस्त किया। साथ ही जो अमाउंट शुरुआती तौर में जमा किया था करीब 18 करोड़ रुपए, उसको भी यमुना अथॉरिटी ने सीज कर लिया है। जाहिर तौर पे वो जो बड़े बिल्डर्स हैं जिन पर अथॉरिटी का करोड़ों रुपया बकाया है, वो बकाया नहीं देते हैं। ऐसे में लगातार यमुना अथॉरिटी की तरफ से अब कार्रवाई की जा रही है। जी शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी के लिए। के बाद खबर वृंदावन से, जहां पर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी बताया। आप जानते हैं समाजवादी पार्टी की रीति नीति हमेशा दंगाइयों के साथ रही है, प्रदेश के अमन चैन को डिस्टर्ब करने वालों के साथ रही है और तिरंगा और भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने की भावना की हमेशा इनके अंदर कमी रही है और जितने दंगे हुए सभी इन्हीं के राज में हुए। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी के लोगों को भारत के इतिहास पर, गौरवशाली इतिहास पर पढ़ करके आगे बढ़ना चाहिए और तिरंगे का पूरी तरह से सम्मान करते हुए हर घर तिरंगा फहराने की योजना में मदद करनी चाहिए। सर, आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस और जिस ढंग से भ्रष्टाचार आकंठ उनके गले तक भर गया है और एक दिन तो पाप का घड़ा फूटना ही था और इस प्रकार वो प्रदर्शन करके केवल घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। प्रदेश और देश की जनता अच्छी तरह जानती है। सिद्धार्थनगर में एक महिला को बांधकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जानकारी के मुताबिक एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने आई थी, लेकिन प्रेमी के परिजनों और गांव वालों ने उसे बांध दिया और प्रताड़ित किया गया। प्रेमिका को पीटा गया है और पिटते देख प्रेमी वहां से फरार हो गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो देखिए, प्रेमी प्रेमिका के बीच का ये मामला जो सड़क तक आ पहुंचा और जमकर पिटाई की गई है। यहाँ पर इस ग्रिल से बांध के महिला को पीटा गया और ये वीडियो वायरल हो गया। कॉमनवेल्थ गेम्स की आइए बात करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के 22वें एडिशन का आयोजन जो है बर्मिंघम में हो रहा है। भारत के खिलाड़ियों की जीत की कामना की जा रही है और कई मेडल भारत अब तक अपने नाम कर चुका है, लेकिन कुछ दिन का जो खेल और बचा है उसमें कई और मेडल लाने की उम्मीदें रखी गई हैं। तस्वीरें आपके सामने कानपुर की है। कानपुर के नेहरू नगर स्थित सच्चे स्वर मंदिर में खेल प्रेमियों ने ये रुद्राभिषेक किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार प्रकट किया है इन्होंने। खेल प्रेमियों का कहना है कि सरकार के अथक प्रयासों के बाद ही आज भारत में युवा खिलाड़ी इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। खिलाड़ियों की जीत के लिए यह अभिषेक पूरे सावन चलता रहेगा। कॉमनवेल्थ गेम में भारत ज्यादा मेडल्स लाए और नाम रोशन करे, इसको लेकर कानपुर के सच्चेश्वर मंदिर में आप देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ भक्तों का तांता लगा है और ये भक्त हाथ में प्रधानमंत्री की जहाँ एक और फोटो रखी है, तो वहीं उन खिलाड़ियों की भी जिन्होंने अभी तक मेडल्स लिए हैं। क्या है महाराज जी, क्या आज हो रहा है यहाँ? ये सावन के महीने में रुद्राभिषेक होता है हमारे यहाँ और इसका अपने हिंदू लोगों में बड़ा ही महत्व है इसका सावन के पर्व में। पूजा करा रहे हैं जी। चलिए हम आपसे जानना चाहते हैं सर, क्या किस चीज़ की पूजा बताइए, आप क्या कर रहे हैं, क्या मन में संकल्प रखा है? पहली बात तो ये सावन का पवित्र माह है, इसके लिए सबको सावन के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। और हमारा जो कि देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन नई आगामी ऊंचाइयों पे जा रहा है, उसी को देखते हुए एक झलक हम लोगों ने देखी कि हमारे यहाँ पे वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग जो राष्ट्रीय खेल होते हैं उनको मोदी जी ने महत्व दिया और वो अनगिनत मेडल, अभी तक 18 मेडल हमारे यहाँ पे गोल्ड आ चुके हैं और उसी को लेते हुए और अच्छे से अच्छा हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कब तक पूजा चलती रहेगी? ये पूजन जब तक सावन आज से हम लोग प्रारंभ किए हैं और सावन के अंतिम दिन तक प्रतिदिन ये पूजन चलेगा। और हम लोग का ये बाबा से निवेदन है कि आपके आशीर्वाद से हमारा देश सर्वोच्च स्थान पर पहुंच रहा है, विश्व गुरु होने जा रहा है और ऐसे ही दिन प्रतिदिन हमारे खिलाड़ियों में जो उत्साह बढ़ रहा है वो उत्साह बढ़े और हमारा देश प्रचंड ऊंचाइयों पे अग्रसर हो, इसी के लिए हर हर महादेव। आपने देखा यहाँ तमाम ये भक्त हैं जो यहाँ मंत्रोच्चार कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि जिस प्रकार से मेडलों की बौछार हुई है, गोल्ड, ब्राउन, सिल्वर, और बाबा को प्रसन्न करें क्योंकि बाबा का ये सच्चा धाम है। और आज से लेकर पूर्णमासी तक, जिस दिन तक ये सावन की पूर्णमासी में समापन होता है उस दिन तक ये लगातार पूजा जारी रहेगी। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।